पुर्तगालियों के बाद वो आए थे डच। अब डच का मतलब, इसका डच का पुराना नाम है आपका हॉलैंड और वर्तमान नया नाम है इसका नीदरलैंड। जो वर्तमान नीदरलैंड है इसी का हॉलैंड नाम हुआ करता था पहले और इनको कहा जाता था आपका डच। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले जो व्यापार शुरू किया था डचों ने, अगर हम एशिया की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले इंडोनेशिया के साथ व्यापार अपना शुरू किया था। और जो कंपनी बना के ये इंडिया में आए थे, इनकी कंपनी का नाम था वेरिंग दे ऑस्ट इंडीसे। 1602 में इनकी कंपनी बनी थी वेरिंग दे ऑस्ट इंडीसे। दोस्तों इंडोनेशिया में इन्होंने एक नया नगर बसाया था, छोटे छोटे पॉइंट है यार, बटालिया, कुछ ऐसा खास है नहीं। इन्होंने भारत में जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी वो 1605 में लगाई थी मसूली पट्टनम में। और कहां पर था ये आपका आंध्र प्रदेश में। इन्होंने पुर्तगालियों को हराया और पुर्तगालियों को हराने के बाद इन्होंने क्या छीना उनसे, कोच्चि। अब देखो कुछ किले हैं इंपॉर्टेंट जो आपसे पेपर में पूछता है। एक है फोर्ट विलियम्स, कोच्चि में है, डचों ने बनवाया था। दोस्तों एक फोर्ट विलियम्स कलकत्ता में है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और एक है फोर्ट लुई, ये पौंडीचेरी में है और ये फ्रेंच ने बनवाया था, फ्रांसीसियों ने। और एक है सेंट फोर्ट जॉर्ज, ये मद्रास में है, ये किसने बनवाया था, ब्रिटिशर्स ने। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट हैं जो आपसे कई बार पेपर में पूछता है किसने बनवाए थे, कहाँ है। दोस्तों इनकी जो पहली फैक्ट्री थी डचों की, अगर मैं बंगाल की बात करूं, अगर भारत में पहली फैक्ट्री पूछे तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर पूछे कि पहली फैक्ट्री बंगाल में कहाँ लगाई थी तो आंसर होगा चिलसोरा। अब भारत के साथ ही किन चीजों का ट्रेड करते थे, तो सूती वस्त्र, अफीम और रेशम, मुख्यतः इन चीजों का व्यापार करते थे भारत के साथ में। ठीक है, इनका जो मेन बंदरगाह था वो था सूरत बंदरगाह। और सूरत बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात। और यहाँ से बेसिकली नील का व्यापार करते थे। नील का मतलब दोस्तों पहले क्या था, जो सफेद कपड़े होते थे सूती वस्त्र, तो उसमें कलर देने के लिए नील का यूज करते थे। ठीक है, और वो नील कैसा होता था, नीले रंग का। तो भारत का जो नील था और सूती वस्त्र वर्ल्ड में बहुत फेमस थे, तो इस वजह से ये लोग यहाँ से नील लेके जाते थे और वहां पे जाके फिर इसको बेचते थे। डच दोस्तों पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने भारत के साथ में संयुक्त पूंजी जॉइंट वेंचर कंपनी की स्थापना करी। मतलब इसके पहले जो लोग इंडिया में आ रहे हैं तो वो क्या है आपका अपने सरकार से परमिशन लेके आ रहे हैं। इन्होंने जो कंपनी बनाई थी इसका मतलब है आपका संयुक्त पूंजी। संयुक्त पूंजी का मतलब क्या है आपका, जॉइंट कंपनी। जॉइंट का मतलब कि कुछ लोग मिले, 7-8 लोग मिले, इन्होंने पैसा इकट्ठा करा और इकट्ठा करने के बाद व्यापार करना शुरू कर दिया। तो संयुक्त पूंजी बना के भारत के साथ व्यापार करने वाले जो पहले लोग हैं वो कौन है, आपके डच। करते थे व्यापार, और ये पहले क्या थी इनकी, जॉइंट वेंचर कंपनी। स्क्रीन बताओ सही है ना, छोटी तो नहीं दिख रही, सही है सही। स्वर्ण मतलब गोल्ड, पैगोडा। तो सोने की जो सिक्का होता था उसको कहा जाता था पैगोडा। तो इन्होंने अपना सोने के सिक्के ढालने का एक टकसाल बनाई थी, टकसाल मतलब मिंट। और ये कहां पर बनाई थी इन्होंने, पुलिकट आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट आपको पता है पुलिकट झील है और स्थान का नाम भी है। पुलिकट झील के बीच में क्या स्थित है, श्रीहरिकोटा जी। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है शार, श्री हरिकोटा हाई अल्टीट्यूड रेंज, जहां से भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। इन्होंने दोस्तों डचों ने पौंडीचेरी को छीना था। और पौंडीचेरी को इन्होंने किनसे छीना था, फ्रेंच से। कब छीना था, 1693। समझाने वाला कुछ है नहीं इसमें, ये तो बस सीधे सीधे फैक्ट है जो आपको याद करने हैं। आगे जो समझाने वाली चीज आएगी वो डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों डचों के बाद अगले इंपॉर्टेंट यूरोपियंस हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स मतलब इंग्लैंड की बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इंग्लैंड में जो कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 1600 को, उस समय इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, और एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को 15 साल की परमिशन दी थी कि जो पूर्वी देश हैं, ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, उनके साथ में व्यापार करो। लेकिन जब ये कंपनी बनी थी 31 दिसंबर 1600 को, तो इसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ये नाम आप देख सकते हो। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है ये बाद में जाके पड़ा, जब कंपनी
कंपनी बनी थी, इसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है, ये नाम था पहले। उसके बाद 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो इस चार्टर एक्ट में इसका नाम पड़ गया आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ध्यान रखना है आपने। दोस्तों, भारत आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश यात्री जो था उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। ये ध्यान रखना, राजदूत नहीं है, ये पहला ब्रिटिश यात्री है जो भारत में आया, इसका नाम है जॉन मिल्डन हॉल। अब दोस्तों, इसके बाद ये लोग इंडिया आएंगे और इंडिया के साथ व्यापार करना शुरू कर देंगे। लेकिन भारत के साथ अगर यहाँ पे व्यापार शुरू करना है तो यहाँ का जो बादशाह है पूरे भारत का, उससे अनुमति लेनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ का जो राजा है उस समय इंग्लैंड का, उसका नाम था जेम्स प्रथम। तो जेम्स प्रथम क्या करता है, अपने राजदूत भारत में भेजता है कि भाई जाओ और व्यापार करने की अनुमति लेके आओ। तो जेम्स प्रथम का जो सबसे पहला राजदूत भारत में आता है, इस व्यक्ति का नाम है आपका कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आता है और 1611 तक भारत में रहता है। हमें पता है 1605 से लेके और 27 तक मुगल बादशाह कौन रहा है आपका, जहांगीर। तो इसका मतलब जब ये कैप्टन हॉकिंस भारत में आया तो उस समय मुगल शासक था जहांगीर। जहांगीर से आके मिलता है 1609 में। ध्यान रखना, हॉकिंस भारत आया 1608, लेकिन जहांगीर के साथ मुलाकात हुई 1609 में। अब जहांगीर से क्यों मिला कि भाई हमें व्यापार करने की अनुमति चाहिए, अनुमति आप दे दो कि जिससे आपकी परमिशन हो तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा। तो जहांगीर ने इनको व्यापार की परमिशन तो नहीं दी, लेकिन इनको दो चीजें दी। एक तो इंग्लिश खान की उपाधि दी कैप्टन हॉकिंस को, और दूसरा 400 का मनसब प्रदान किया। मनसबदारी हमने पढ़ी थी मुगल काल में। तो इंग्लिश खान की उपाधि दी और 400 का मनसब दिया। इसके बाद दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली अस्थायी फैक्ट्री जो लगाई वो 1611 में लगाई थी मसूलीपट्टनम में। लेकिन ये कैसी फैक्ट्री थी इनकी, अस्थायी। उसके बाद 1613 में इन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई और वो फैक्ट्री लगाई थी आपकी सूरत में, और ये थी इनकी स्थायी फैक्ट्री। तो अस्थायी फैक्ट्री, टेम्परेरी फैक्ट्री सबसे पहले मसूलीपट्टनम, और उसके बाद 1613 में पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई थी इन्होंने सूरत में। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। ये जो हॉकिंस इंडिया में आया था तो इसके साथ में दो जहाज आए थे और जहाजों का नाम था रेड ड्रैगन और हेक्टर। इन दो जहाजों के साथ इंडिया आया था। रेड ड्रैगन, हेक्टर एक बार पूछ लिया था पेपर में तो मैंने लिख दिया। अब कैप्टन हॉकिंस आया था, व्यापार करना शुरू कर दिया, फैक्ट्री भी लगानी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक मुगल बादशाह ने अनुमति नहीं दी है। तो बिना अनुमति के ये लोग व्यापार कर रहे हैं, तो इनको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो मुगल बादशाह आक्रमण करके हमारी सारी फैक्ट्री को सीज कर दे। तो अनुमति लेने के लिए 1615 में एक और व्यक्ति आता है, इसका नाम है टॉमस रो। और टॉमस रो आता है 1615 में और ये अनुमति पाने में सफल होता है। ठीक है, इस व्यक्ति को सबसे पहले अनुमति मिलती है कि ठीक है आपको परमिशन दे दिया, व्यापार करो, फैक्ट्री भी लगाओ। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा ब्रिटिश दूत था जिसने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की, तो टॉमस रो था 1615 में। कैप्टन हॉकिंस आया था, अनुमति नहीं मिली, लेकिन ये अनुमति के साथ साथ काम स्टार्ट करा के गया। छोटे छोटे पॉइंट हमने पढ़े थे कि 1661 में जो इंग्लैंड का राजकुमार था और जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी, उन दोनों का विवाह हुआ था। तो दहेज में पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को 10 पाउंड वार्षिक पे क्या दे दिया था आपका, पूरा का पूरा बॉम्बे। पहले पढ़ा था हमने। 1687 में 1687 में इंग्लैंड वालों ने भारत में अपना हेड ऑफिस जो है वो शिफ्ट करा आपका बॉम्बे। तो भाई अगर 1687 में मुख्यालय बॉम्बे शिफ्ट करा तो इसके पहले मुख्यालय क्या हुआ करता था, सूरत। तो 1687 में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपना मुख्यालय सूरत से उठा के कहां पर लेके चले गए, बॉम्बे। अब धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं और इनका मेन फोकस है बंगाल के ऊपर। बंगाल के ऊपर इनका मेन फोकस क्यों है, क्योंकि दोस्तों उस समय जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की जीडीपी थी, उस पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में 25% का कंट्रीब्यूशन अकेला हमारा बंगाल करता था। और उस समय का जो बंगाल हुआ करता था, आपको पहले भी बताया है, वर्तमान बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, इस सारी बेल्ट को मिलकर बनता था। तो इन्होंने अपना साम्राज्य जो फैलाना शुरू किया वो करा दोस्तों बंगाल। उस समय जो बंगाल का सूबेदार था वो था अजीमुद्दीन। तो सूबेदार क्यों, क्योंकि भाई भारत का बादशाह तो है आपके मुगल,
तो मुगल क्या करते थे, अपने सब सूबों में अपने सूबेदार अपॉइंट करके रखते थे, और यहाँ का सूबेदार कौन था, अजीम शान। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अजीम शान से बंगाल के 3 गांवों की दीवानी प्राप्त की। अब दोस्तों शब्द आता है बार बार दीवानी। दोस्तों दीवानी का मतलब होता है रेवेन्यू राइट, कि उस क्षेत्र से बाकायदा रेवेन्यू इकट्ठा करने की शक्ति। तो इनको 3 गांवों की दीवानी प्रदान की अजीम शान ने बंगाल में, और वो 3 गांव कौन कौन से थे, कालिकाता, यही आगे जाके कलकत्ता के रूप में डेवलप हुआ, सूता नदी, यही सूता नदी है दोस्तों जहां पर आगे जाके फोर्ट विलियम्स बनाया 1798 लॉर्ड वेलेस्ली ने, और तीसरा गांव था आपका गोविंदपुर। तो कुल मिला के इन तीनों गांवों की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए अंग्रेजों ने, किससे, आपका बंगाल के सूबेदार अजीम शान से। इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1713 से लेके और 1719 तक कौन था मुगल बादशाह, बताओ नाम जरा। फर्रुखशियर। ठीक है, तो फर्रुखशियर जो था उसको कोई बीमारी थी, बहुत गंभीर बीमारी थी, काफी कोशिश करने के बाद भी उसका इलाज हो नहीं रहा था। तो एक ब्रिटिश चिकित्सक था हैमिल्टन, तो हैमिल्टन ने फर्रुखशियर की इस बीमारी का इलाज कर दिया। तो फर्रुखशियर ने खुश होकर 1717 में शाही फरमान जारी किया। ये शाही फरमान प्राप्त करने वाला जो अंग्रेज था, मतलब जिसको ये फरमान इसने दिया था, तो उसका नाम आपको मैंने बताया था, ये था जॉन शर्मन। इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम था हैमिल्टन, और जो शाही फरमान दिया गया वो क्या था आपका, जॉन शर्मन को। अब 1717 में ये जो शाही फरमान जारी किया, इसका मतलब क्या है, तो इसने कहा यहाँ पर फर्रुखशियर ने कि भाई आप जो है 3000 सोने की मुद्राएं वार्षिक एनुअली हमारे पास जमा कराओ, और उसके बाद आप जितना भी बंगाल के साथ व्यापार करोगे, चाहे वो समुद्र में हो और चाहे स्थल में हो, वो बिल्कुल फ्री। उसके अलावा हम आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो बंगाल का सूबेदार होगा जिसको हम अपॉइंट करेंगे, वो आपकी सहायता करेगा, हेल्प करेगा, आप अपने किले भी बना सकते हो। तो इस फरमान को कहा जाता है शाही फरमान, जो कि फर्रुखशियर ने दिया था आपके ब्रिटिशर्स को। ठीक है, यही सारे के सारे पॉइंट आप देख सकते हो कि 3000 वार्षिक स्वर्ण मुद्राएं और समस्त बंगाल का व्यापार इनका फ्री। और क्या दिया इनको, बॉम्बे में सिक्के ढालने की मान्यता, कि बॉम्बे में आप अपनी मिंट या टकसाल लगा सकते हो और सिक्के डाल सकते हो, और जो सिक्के आप डालोगे उनको हमने मान्यता दे दी। ये जो दोस्तों शाही फरमान था, ये जल और स्थल, लैंड और वाटर दोनों के ट्रेड के लिए था। बंगाल में फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दी, ठीक, और इसमें क्या करेगा, वहां का जो सूबेदार है वो इनकी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर दोस्तों अंग्रेजों के साथ बंगाल में कोई भी लूट होती है, तो उसके बाद मुआवजे के रूप की क्षतिपूर्ति करेंगे आपके मुगल। तो देखो यहाँ तक गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है आप काम शुरू करो, और जो आपका अगर लूटपाट भी होती है, कोई स्थानीय व्यक्ति आपकी लूटपाट करता है, तो उसके हम कंपनसेशन हम आपको देंगे। अब दोस्तों होता क्या था कि सपोज करो बंगाल में ये लोगों ने व्यापार करना शुरू किया, तो जब इन लोगों ने बंगाल में व्यापार करना शुरू किया, तो बंगाल में सूबेदार था, और वहां पर सूबेदार के अंडर में सैनिक रहते थे। तो जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो सूबेदार को कैसे पता चलेगा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का ये सामान है, क्योंकि जो और व्यापारी हैं वो और व्यापारी भी तो व्यापार कर रहे हैं। तो फिर इनको कैसे पता चलेगा कि ये जो सामान है ये सारा का सारा आपका अंग्रेजों का है। तो इसमें क्या होता था दोस्तों, ये बेसिकली एक आपका परमिट जारी करते थे, और उस परमिट को कहा जाता था दस्तक। ठीक है, ये जो परमिट होता था इसको क्या कहा जाता था, दस्तक। इसमें क्या था कि जो भी अंग्रेज अधिकारी वहां पर अपॉइंट होता था, तो वो परमिट जारी करता था, और उस परमिट को देख के पता चलता था, जो भी वहां पर आर्मी थी या जितने भी वहां पर सैनिक थे, कि भाई ये जो सारा का सारा सामान है, ये सारा सामान अंग्रेजों का है, और वो उसको छोड़ देते थे। अब ठीक है, इस तरीके से इनका सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और इनका व्यापार बड़ी आसानी से चल रहा है। यही जो शाही फरमान है, इस शाही फरमान को ही हस्ब उल हुकूक या हस्ब अल हुकुम ये नाम भी दिया जाता है। इसी शाही फरमान को हस्ब अल हुकुम भी कहा जाता है। तो हो सकता है ये नाम देख आप पूछ ले। तो जिस प्रकार से ये शाही फरमान दिया था फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को 1717 में,
इसी तरीके का 1632 में एक फरमान इनको और मिला था, इसको कहा जाता है सुनहरा फरमान। ये जारी किया था बीजापुर के शासक ने, और उसने क्या कहा था कि आप वार्षिक एनुअली 500 पैगोडा, पैगोडा मतलब स्वर्ण मुद्राएं जमा कराओ, और पूरे के पूरे बीजापुर में आपका जो व्यापार है वो क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। हम इसके अलावा आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो ये बेसिकली दो थे, एक तो था शाही फरमान जो फर्रुख शेर ने दिया था, और दूसरा था दोस्तों आपका 500 पैगोडा के बदले आपका सुनहरा फरमान। किसने किया था, बीजापुर के शासक ने दिया था। 1688 में 1688 में घटना होती है, एक अंग्रेजों का भारत में गवर्नर है और उसका नाम है सर जॉन चाइल्ड। ये जॉन चाइल्ड क्या करता है, अपने आप को भी मतलब ये थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनता है, तो कुछ मुगलों के जो जहाज थे, जिन जहाज से सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, उन जहाजों को ये पकड़ लेता है, ठीक है। और पकड़ने के बाद औरंगजेब को पता चलता है भाई आपके जहाज, ब्रिटिश गवर्नर है सर जॉन चाइल्ड, उसने पकड़ लिया। औरंगजेब तो वहां पे अपनी सेना को भेजता है, आक्रमण करता है, और आक्रमण करने के बाद इनको झुका देता है अंग्रेजों को, और फिर इस पर संधि होती है। संधि में क्या होता है, 17,000 पाउंड का तो लगाता है जुर्माना औरंगजेब अंग्रेजों के ऊपर, और इनको बोलता है कि जो सर जॉन चाइल्ड है इसको भारत से करो टर्मिनेट। तो 1688 की घटना है, 1688 की, 17,000 पाउंड का जुर्माना लगाया था, और सर जॉन चाइल्ड को भारत से क्या कर दिया था इसने, बिल्कुल टर्मिनेट कर दिया था, निर्वासित कर दिया था। दोस्तों कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे कुछ नगर है उनके संस्थापक कौन है, जैसे मद्रास का संस्थापक फ्रांसिस डे, कलकत्ता का जॉर्ज चॉर्नॉक, पौंडीचेरी का फ्रैंकोइस मार्टिन, और बॉम्बे का चार्ल्स ओंगियार, ये है मेन संस्थापक। दोस्तों अभी भारत में इनके साथ साथ व्यापार कर रहे हैं और भी लोग। अभी तो ये जो अंग्रेज हैं तो अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगाली भी हैं, पुर्तगाली के साथ साथ फ्रेंच भी हैं, और फ्रेंच के साथ साथ डच भी हैं। अभी तक क्या था कि भारत में सामान खरीदने वाले केवल एक ही व्यक्ति थे, पुर्तगाली। तो पुर्तगाली अपने मन मर्जी पे सामान खरीदते थे और फिर उसको अपने महंगे रेट पे जाके बेचते थे यूरोप में, और उसके बाद फिर ये लोग पैसा कमाते थे। अब पहले खरीदार केवल एक था, ठीक, और वो जो खरीदार है अपने रेट पे पैसा खरीद रहा। अब खरीदने वाले हो गए, अब खरीदने वाले हो गए 5। अब जब 5 खरीदने वाले हो गए तो पहला खरीदार क्या बोलेगा, भाई मैं लूंगा 5 रुपए किलो। तो दूसरा क्या बोलेगा, मुझे दे दो 6 रुपए किलो। तीसरा बोलेगा मुझे दे दो 7 रुपए किलो। जब ये कंपटीशन आपस में बढ़ेगा तो इससे इनका प्रॉफिट कम होगा, और जब इनका प्रॉफिट कम होगा तो फिर ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे, और जब ये आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे तो यहीं से भारत में यूरोपियंस का टकराव स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से इनका टकराव था डचों के साथ में। डच कौन, आपका हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी। तो जब इनका डचों के साथ में लगातार टकराव चलता रहता था तो फाइनली बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, 1759 में। इसमें क्या किया, ब्रिटिशर्स ने डचों को हरा दिया, और हराने के बाद ये मान के चलो लगभग भारत से इनको बाहर कर दिया, इनको बिल्कुल शक्तिहीन पावरलेस कर दिया। तो जो बेदरा का युद्ध है 1759 में, इसमें ब्रिटिशर्स ने डचों को हराकर भारत से बिल्कुल बाहर कर दिया। छोटा सा पॉइंट समझना है। अभी फ्रेंच के साथ जो फ्रांसीसी हैं उनके साथ इनके जो टकराव है वो एक एक करके देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछता है पेपर में, जैसे इंटरपोलर। इंटरपोलर दोस्तों उन लोगों को कहा जाता था जो एशिया के साथ में मुक्त व्यापार करने वाले यूरोपियंस थे। भाई यूरोप का कोई आदमी है, ठीक, और वो पानी के जहाज से आ रहा है किराया लगा के, और यहाँ पे एशिया में आके यहाँ से मसाला खरीदा और खरीद के फिर यूरोप में जाके बेच दिया। तो ये लोग तो कंपनी के रूप में काम कर रहे थे यही काम, लेकिन कोई व्यक्ति ये काम इंडिविजुअल भी तो कर सकता है। तो ऐसे यूरोपियन जो बिल्कुल फ्री ट्रेड करते थे अपने आप, उनको कहा जाता था इंटरपोलर्स। दूसरा दोस्तों फिजियोक्रेट्स। फिजियोक्रेट्स किनको कहा जाता था दोस्तों, एक आपके अर्थशास्त्री हुआ करते थे, मतलब एक ग्रुप था अर्थशास्त्रियों का। वो क्या करते थे, व्यापारिक एकाधिकार का विरोध करते थे। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब है कि इंग्लैंड की महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिए, और व्यापारिक एकाधिकार में क्या कहा
कि भारत के साथ जो व्यापार होगा वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी दूसरी कंपनी भारत से ट्रेड नहीं करेगी, उसको ये अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसको कहा जाता है आपका व्यापार के ऊपर एकाधिकार। ये किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार है, उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं कर सकता। इस व्यापारिक एकाधिकार का विरोध करने वाले जो इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे उनको कहा जाता था फिजियोक्रेट्स। ठीक है। अब दोस्तों हम जब पढ़ रहे हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने भारत में अपना साम्राज्य खड़ा किया, तो ऐसे नहीं खड़ा किया। ये देखो कि उन्होंने कितने सारे युद्ध जीते। देखो आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा मतलब मराठों के साथ लड़ रहे हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध मतलब मैसूर के साथ लड़ रहे हैं। आंग्ल फ्रेंच युद्ध, फ्रांसीसी से लड़ रहे हैं। इसके अलावा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और बेदरा का युद्ध। तो देखो जरा कितने युद्ध बैक टू बैक और साथ साथ चल रहे हैं। तो आंग्ल मराठा 1775 से 1782 पहला, फिर दूसरा 1803 से 5 और तीसरा 1817 से 18। और आंग्ल मैसूर दोस्तों 4 युद्ध, 1767 से 69, 1780 टू 1784, 1790 टू 1792 और 1799। इसके बाद दोस्तों इनको कहा जाता है कर्नाटक युद्ध। ये जो कर्नाटक युद्ध है ये बेसिकली अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे और 3 युद्ध है। तो पहला आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो 1746 से लेके हुआ 1748 तक, ध्यान रखना है। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध है 1746 से 1748, फिर दूसरा 1749 से लेके 1754 और जो तीसरा युद्ध है दोस्तों 1756 से लेके 1763। तो ये 3 बेसिकली कर्नाटक युद्ध हैं जो आपके ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में हुए थे। आगे जाके इन सबको 1 to 1 डिस्कस करेंगे। प्लासी का युद्ध, ठीक है, 1757 में हुआ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। और बेदरा का युद्ध अभी आपको पता है डचों को बाहर किया। तो जरा आप देखो कि लगातार कितने सारे युद्ध ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं और लड़ने के साथ साथ जीत रहे हैं। तो अपना साम्राज्य स्थापित उन्होंने जो इंडिया में किया, ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया स्थापित, ठीक है, काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद। तो ये बात हुई दोस्तों आपकी ब्रिटिशर्स के, इंग्लैंड के लोगों की जो भारत में आए और व्यापार करना शुरू किया। नेक्स्ट है दोस्तों डेनिश। डेनिश का मतलब डेनमार्क के लोग हैं, ठीक है। ये भारत में आए थे 1616 में और इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री लगाई थी वो 1620 में ट्रंकेवोर या तंजौर तमिलनाडु में लगाई थी। और कुछ ऐसा खास है नहीं। स्थान याद रखना कि डेनिश डेनमार्क के लोगों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज फ्रेंच, या फ्रेंच का मतलब आपका फ्रांसीसी। दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी जो इंडिया में आई थी व्यापार करने के लिए उसका नाम था कंपनी द इंडीज ओरिएंटल। कंपनी द इंडीज ओरिएंटल। इस कंपनी की स्थापना करने वाला व्यक्ति था कॉलबर्ट। और जब इस कंपनी की स्थापना हुई उस समय फ्रांस का राजा था लुई 14। तो लुई 14 राजा है और लुई 14 का एक मंत्री है, मंत्री का नाम है कॉलबर्ट। और कॉलबर्ट इस कंपनी की स्थापना करेगा, कंपनी द इंडीज ओरिएंटल, फ्रेंच कंपनी। और फिर ये इंडिया में आएगी। काहे के लिए इंडिया में आएगी? आपके व्यापार करने के लिए। तो देखो फ्रांसीसी भारत में आते हैं दोस्तों 1668 में और ये अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाते हैं? सूरत में। तो सूरत में एक फैक्ट्री लगाई, व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर अपॉइंट किए जाएंगे भारत में। तो गवर्नर कौन? जो भारत के साथ व्यापार करेंगे। तो जो पहला गवर्नर फ्रांसीसी कंपनी का भारत में था उसका नाम था फ्रैंको कैरो, ठीक है। इसने अपना मुख्यालय बनाया था पौंडीचेरी को। फ्रैंको कैरो पहला गवर्नर, मुख्यालय पौंडीचेरी। और फिर दूसरा गवर्नर आता है फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। ये नाम ध्यान रखना, जो दूसरा गवर्नर है दैट इज फ्रांसिस मार्टिन। दोस्तों फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मतलब यही है आपका रियल एस्टेब्लिशर ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। 1693 आपको बताया था अभी, इन्होंने पौंडीचेरी छीना। किससे छीना? आपका डचों से, ठीक है। सॉरी डचों से नहीं, डचों ने। डचों ने 1693 में फ्रांसीसी से पौंडीचेरी छीन लिया था। दोस्तों फिर 1697 में एक संधि हुई, रिजविक की संधि, नाम ध्यान रखना। तो रिजविक की संधि 1697 में डच और फ्रेंच इनके बीच में हुई थी
और फिर अंग्रेज जो आपके फ्रेंच हैं, इन्होंने आप सॉरी क्या उल्टा बोल रहा हूँ, रेजिविक की संधि 1697 से जो डच थे, तो डचों ने फ्रेंच को पौंडीचेरी वापस कर दिया। तो डचों ने पौंडीचेरी फ्रांसीसी छीना कब? 1693। और उसके बाद दोस्तों फिर ये जो पौंडीचेरी है वापस कब मिला फ्रांसीसियों को? 1697 रेजिविक की संधि से। ठीक है, फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी में एक फोर्ट बनवाया, क्या नाम था आपका? फोर्ट लुई। आपसे पेपर में पूछ सकता है। अब देखो बात होती है कर्नाटक वॉर की। तो ये कर्नाटक वॉर 3 वॉर है, और किस किस के बीच में है ये वॉर आपका? एक तरफ तो ब्रिटिशर्स हैं और दूसरी तरफ आपके फ्रेंच हैं। दोस्तों इन 3 वॉर को अलग अलग करके समझना है। उसके पहले हमें ये पता रहे, ये जो फ्रांसीसी हैं और फ्रांसीसी के साथ साथ में ये जो ब्रिटिश हैं, तो दोस्तों ये लोग तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में व्यापार कर रहे हैं। ये व्यापार आपके स्पेन के साथ भी कर रहे हैं, अमेरिका में भी जाके कर रहे हैं, ब्राजील में भी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के लगभग हर कंट्री में व्यापार कर रहे हैं ये। अब दोस्तों इनके साथ दिक्कत ये थी कि जैसे सपोज करो अमेरिका में ये आपके फ्रेंच और आपके क्या बोलते हैं अंग्रेज, ये दोनों व्यापार कर रहे हैं अमेरिका के साथ में। अब अमेरिका में क्या होता है कि किसी बात को लेके इनके बीच में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा कहाँ पर हुआ आपका? अमेरिका में। तो इनकी ये प्रॉपर्टी थी कि फिर ये दुनिया में जहां पर भी थे ना दोनों और शासन कर रहे थे, फिर ये वहां पे आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। ठीक, तो झगड़ा शुरू हुआ ऑस्ट्रिया में किसी बात को लेके, और इंडिया में भी इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो पूरे वर्ल्ड में जहां जहां भी ये लोग रहते थे, फिर ये लोग क्या करते थे? वहीं पे लड़ना स्टार्ट कर देते थे। तो इसी तरीके से 3 वॉर हुए, फ्रांसीसी और आपका दूसरा किनके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। तो जो पहला कर्नाटक वॉर है, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, ये लड़ा गया था 1646 से लेके 1648 के बीच में। किस किस के बीच में? फ्रेंच और आपका ब्रिटिश। दोस्तों इसमें जो ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिशर्स का जो सेनापति था उसका नाम था निकोलस मोर्स, और जो आपके फ्रेंच थे, तो फ्रेंच सेनापति हुआ करता था आपका डुप्ले। तो फ्रांसीसियों का प्रधान सेनापति डुप्ले और ब्रिटिश का प्रधान सेनापति कौन था? निकोलस मोर्स। अब ये युद्ध इंडिया में हुआ क्यों? क्या कारण था? इसका मेन कारण दोस्तों इंडिया में नहीं था, इसका मेन कारण था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री है, तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार को लेके युद्ध चल रहा था। फ्रांसीसी किसी और को गद्दी पे बैठाना चाह रहे थे और ब्रिटिशर्स किसी और को। तो कुल मिला के वहां पे जब दोनों के बीच में सहमति नहीं बनी, तो दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। और जब ये लोग ऑस्ट्रिया में लड़ना शुरू करा, तो फिर इसके बाद इंडिया में लड़ना शुरू कर दिया। अब डुप्ले बहुत समझदार आदमी था। डुप्ले ने कहा कि यार अगर इनसे भी लड़ा गया तो हमें नुकसान हो सकता है। तो डुप्ले ने, कर्नाटक का नवाब था और कर्नाटक के नवाब का नाम था अनवरुद्दीन, तो अनवरुद्दीन से मिला जाके डुप्ले, और अनवरुद्दीन को समझाया कि भाई जब ये युद्ध होगा तो इस युद्ध में तो अंग्रेजों की हेल्प मत करना, और युद्ध लड़ने के लिए अपनी जमीन भी मत देना। फिर इससे अंग्रेजों को कहीं और आके लड़ना पड़ेगा, और कहीं और आके लड़ेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। तो अनवरुद्दीन ने कहा भाई ठीक है चलो मैं तुम्हारी बात मान लूं, तो मुझे क्या फायदा। तो फ्रांसीसियों ने कहा कि हम अंग्रेजों को जब हरा देंगे और जब हम मद्रास को जीतेंगे, तो वो मद्रास हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। इस बात से ये लोग आपके खुश हुए। कौन? आपका कर्नाटक का नाम अनवरुद्दीन। इसने कहा ठीक है, मुझे करना कुछ नहीं है, केवल इनको अपनी जमीन नहीं देनी लड़ने के लिए और सपोर्ट नहीं करना, और मेरे को ये जीत के मद्रास दे देंगे। तो कोई बात नहीं, चीजें ठीक इसके समझ में आ गई। अब दोस्तों होता क्या है कि जो फ्रेंच सेना है वो अंग्रेजों को हरा देती है, और हराने के बाद मद्रास के ऊपर कब्जा कर लेती है। लेकिन जो इन्होंने वादा किया था अनवरुद्दीन से कि मद्रास जीत के हम आपको हैंड ओवर करेंगे, वो वादा पूरा नहीं करते हैं ये लोग। तो जब पूरा नहीं करते हैं तो अनवरुद्दीन नाराज होगा। तब तो अनवरुद्दीन क्या करता है? अपनी सेनाएं लेके इनकी तरफ चल देता है, और 1646 में एक युद्ध होता है दोस्तों, और उस युद्ध को कहा जाता है सेंट थॉमे या अडियार का युद्ध। तो सेंट थॉमे या अडियार का जो युद्ध है ये 1646 में हुआ था, और ये प्रथम कर्नाटक वॉर का ही पार्ट है। और इस युद्ध में कौन कौन आमने सामने थे? एक तो आपके फ्रेंच और दूसरा कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन। तो कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रेंच ने वादा खिलाफी की थी, इस बात से नाराज था। तो उधर से अनवरुद्दीन आया अपनी सेनाओं को लेकर, इधर से फ्रेंच आए,
तो फ्रेंच का जो प्रधान सेनापति था इस सेंट थॉमे यार्डियर के युद्ध में, उसका नाम था दोस्तों कैप्टन पैराडाइज। तो कैप्टन पैराडाइज सेंट थॉमे यार्डियर के युद्ध में लीड कर रहा था, ठीक। और दूसरी तरफ कौन थे आपके, ये क्या बोलते हैं आपका, अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे। अब इस युद्ध में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एक तरफ तो आपका अनवरुद्दीन था, एक तरफ कौन थे आपके, फ्रेंच। अब इस युद्ध में फिर क्या रिजल्ट आता है, फाइनली अनवरुद्दीन को ये लोग हरा देते हैं। तो अनवरुद्दीन जब हार जाता है तो चुपचाप बैठ जाता है। चलो खैर, ये तो इसका छोटा सा पार्ट था। अब दोस्तों जो पहला कर्नाटक वॉर हमने अभी पढ़ा कि 1746 से लेकर 48 तक चला, तो शुरुआत क्यों हुई थी इस वॉर की, कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसकी वजह से। लेकिन 1648 में ये युद्ध समाप्त क्यों हुआ, समाप्त तब हुआ जब इनके बीच में संधि हो गई, ट्रीटी हो गई, सारा का सारा एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया। तो कुल मिला के जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त होता है आपका एक्सला शापेल की संधि से। और एक्सला शापेल की संधि कब होती है, 1648। अब हम जब पढ़ते हैं तो कई बार सोचते हैं यार ये एक्सला शापेल नामक स्थान इंडिया में है कहाँ, इस संधि को नाम दिया क्यों। तो दोस्तों ये स्थान इंडिया में नहीं है, ये स्थान है यूरोप में। तो यूरोप से ही लड़ाई शुरू हुई थी और वहीं पर संधि के बाद लड़ाई समाप्त। तो जब वहां पर लड़ाई रुक गई तो इंडिया में भी रुक गई, ठीक है। अब दोस्तों ये जो संधि थी एक्सला शापेल की संधि, इसका रिजल्ट क्या था, इसके अनुसार जो मद्रास था वो ब्रिटिशर्स को वापस मिल गया, मद्रास अंग्रेजों को वापस देना पड़ गया। अब फ्रेंच ने कहा भाई ठीक है, तुमको मद्रास तुम्हारा वापस कर दिया, तो बदले में हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों बदले में क्या था, यूएसए में फोर्ट लुइसबर्ग एक किला हुआ करता था लुइसबर्ग का, वो अंग्रेजों ने दे दिया फ्रेंच को। तो फोर्ट लुइसबर्ग का किला फ्रेंच को मिला यूएसए में, और भारत में जो मद्रास था वो फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को वापस दे दिया। इस तरीके से जो पहला कर्नाटक युद्ध है वो हो गया समाप्त। अब दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है वो होता है 1749 से लेके 1754 तक। अब दोस्तों ये दूसरा कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ, इसका पहला कारण तो ये था कि जो पहला युद्ध था वो अनिर्णित समाप्त हो गया, कोई डिसीजन आया नहीं। तो दोनों के बीच में जो टीस थी फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच में, वो टीस दिल में ही रह गई। तो कहीं ना कहीं लड़ना चाह रहे थे कि कोई युद्ध हो और फिर आमना सामना हो फाइनल। ये मौका बनता है दोस्तों 1749 से लेके 54 के बीच में। कैसे बनता है, भारत की दो रियासत थी, एक रियासत थी हैदराबाद और एक रियासत थी कर्नाटक कर्नाटक। हैदराबाद रियासत की स्थापना 1724 में करी थी दोस्तों चिनकिलिज खान ने। तो चिनकिलिज खान ने क्यों करी, क्योंकि 1724 में ये मोहम्मद शाह जो रंगीला था तो उसका सूबेदार हुआ करता था हैदराबाद में। तो 1724 में इसने सूबेदारी छोड़ी और इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन आगे जाके इसकी हो गई डेथ, चिनकिलिज खान की, जिसने हैदराबाद रियासत की स्थापना करी थी। अब दो लोग गद्दी पे बैठने के लिए आपस में लड़ रहे हैं हैदराबाद में, एक का नाम है नासिर जंग और दूसरे का नाम है मुजफ्फर जंग। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हैदराबाद की गद्दी किसे मिलेगी। यही सेम चीज लगभग चल रही है कर्नाटक में। और जो कर्नाटक का नवाब है दोस्तों उसका नाम है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन गद्दी पे बैठा है, लेकिन अनवरुद्दीन से पहले जो कर्नाटक का नवाब हुआ करता था उसका दामाद भी कर्नाटक की गद्दी कब्जाने की कोशिश कर रहा है और उसका नाम है चंदा साहेब। तो कुल मिला के हैदराबाद में इन दोनों के बीच में कलेश, गद्दी पे कौन बैठेगा, और कर्नाटक में इन दोनों के बीच में कलेश। अब फ्रेंच क्या करते हैं, इनसे आके मिल जाते हैं और इनसे मिलने के बाद एक संगठन बना लेते हैं। तो एक तरफ फ्रेंच है, एक तरफ मुजफ्फर जंग है और एक तरफ चंदा साहिब है। और ये तीनों अपना संगठन बना के बोलते हैं ठीक है हम तीनों मिलके लड़ेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। तो अब जब फ्रेंच इनके साथ में चले गए तो फिर जो ब्रिटिश हैं वो किनके साथ में चले जाते हैं आपका, इनके। तो एक तरफ ब्रिटिश नासिर जंग और अनवरुद्दीन और दूसरी तरफ फ्रेंच मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब। तो इनके ये दो गुट बन जाते हैं, गुट नंबर 1 और गुट नंबर 2। अब देखो क्या क्या होगा दोस्तों, ये लोग क्या करेंगे मिलके आपका, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच, ये 1749 में एक युद्ध लड़ेंगे, अंबर का युद्ध। और इस अंबर के युद्ध में ये कर्नाटक पे अटैक करेंगे और कर्नाटक पे आक्रमण करके अनवरुद्दीन की क्या कर देंगे, हत्या। तो ये तीनों लोग मिलते हैं, चंदा साहिब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच,
और ये कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की हत्या कर देते हैं। और जिस युद्ध में इसकी हत्या होती है, लड़ते हुए मरता है, उस युद्ध का नाम है अंबर का युद्ध। तो दोस्तों सेंट थॉमे और अडियार का जो पहला युद्ध है वो उससे, सॉरी, जो सेंट थॉमे और जो अडियार का युद्ध है वो कर्नाटक के पहले युद्ध का संबंधित है। और दोस्तों जो आपका ये अंबर का युद्ध है ये आपके कर्नाटक के सेकेंड वॉर से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एफएमसी, एफएमसी का मतलब फ्रेंच मुजफ्फर जंग और सी का मतलब चंदा साहिब। अब इन्होंने क्या करा, नासिर जंग को हरा दिया। नासिर जंग को आने मतलब ये देखो, इस डायग्राम को देखोगे तो पहले तो अनवरुद्दीन को मारा, ठीक है, आपके अंबर के युद्ध में, और फिर किसको मारा, आपका नासिर जंग को। तो देखो एक एक करके समझते हुए चलना। तो नासिर जंग की हत्या करी और नासिर जंग, इसको एक पॉइंट छूट गया। इसके बाद एफएमसी ने नासिर जंग को हराया और उसके बाद क्या करा आपका, इन्होंने गद्दी पे बिठा दिया आपके, क्या बोलते हैं, मुजफ्फर जंग को। तो यहाँ पे आप देखो जरा, एक बार आपको समझा तो कभी कंफ्यूज हो जाओ। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में क्या हो रही है आपकी लड़ाई, ये तीनों मिलके अटैक करते हैं नासिर जंग पे, नासिर जंग को मार देते हैं और गद्दी पे किसको बिठा देते हैं, आपका मुजफ्फर जंग। कौन सी गद्दी पे, आपका हैदराबाद। तो यहाँ से जो है आपका कलेश शुरू होता है। अब देखो ये जो फ्रेंच है ये मतलब कितने कलाकार आदमी हैं। ये नासिर जंग को मार के मुजफ्फर जंग को गद्दी पे बिठाते हैं, लेकिन उसके बाद मुजफ्फर जंग की भी हत्या कर देते हैं और मुजफ्फर जंग की हत्या करके फिर बिठा देते हैं किसको, आपका सलावत खां को। तो ये किसी के सगे नहीं, इनको आपस में लड़ा रहे हैं और आपस में लड़ाने के बाद फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना साम्राज्य आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जो ये युद्ध था आपका कर्नाटक का सेकेंड युद्ध, तो अंतिम रूप से इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने पहले चंदा साहिब की हत्या करी और उसके बाद फिर फ्रेंच को भी हराया। तो इसके बाद फाइनली अब अंग्रेज पिक्चर में आएंगे और अंग्रेज पिक्चर में आने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले चंदा साहिब को मारेंगे और फिर फ्रेंच को हराएंगे। और फ्रेंच को हराने के बाद इस युद्ध में जो जीत होगी, जो आपका सेकेंड कर्नाटक वॉर है, इसमें जीत होगी दोस्तों आपका किनकी, ब्रिटिशर्स की। और जब ब्रिटिशर्स की इसमें जीत होगी तो उसके बाद फिर ये युद्ध समाप्त होगा और इस युद्ध की समाप्ति होगी पौंडीचेरी की संधि के साथ में। तो जो सेकंड कर्नाटक युद्ध है 1749 से लेकर 1754 तक, ये समाप्त होता है पौंडीचेरी की संधि के साथ में। तो इसके पहले वाला युद्ध आपको पता है कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था, आपसे पेपर में पूछ सकता है, एक्सला शापेल की संधि। और दूसरा जो कर्नाटक वॉर है ये कौन सी संधि के साथ समाप्त होता है दोस्तों, पौंडीचेरी की संधि। तो ये युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद 1756 से लेकर 1763 के बीच में फिर होता है तीसरा कर्नाटक युद्ध। इस तीसरे कर्नाटक युद्ध में फ्रेंच सेनापति था काउंट डी लाली और दोस्तों जो ब्रिटिश थे इनका सेनापति था आयरफूट। इस युद्ध में जो आपकी ब्रिटिश सेना है वो ब्रिटिश सेना इन फ्रेंच को हरा देती है और फ्रेंच को हराने के बाद शक्तिहीन कर देती है। तो दोस्तों इस युद्ध की जो समाप्ति होती है तीसरे कर्नाटक वॉर की, ये होती है 1763 पेरिस की संधि के साथ में। ठीक है। ब्रिटिशर्स ने फ्रांस से पौंडीचेरी छीना जो कि पेरिस की संधि से फ्रांस को फिर वापस दे दिया गया। दोस्तों ये जो फ्रेंच का सेनापति था जो नाम अभी आपको बताया, काउंट डी लाली, तो जब ये युद्ध हार गया तो युद्ध हारने के बाद फ्रांस की सरकार ने इसको वापस बुलाया और वापस बुला के इसको मृत्यु दंड दिया था। तो जो थर्ड आपका कर्नाटक युद्ध था उसमें फ्रेंच सेनापति काउंट डी लाली को फ्रांस की सरकार ने वापस बुलाकर मृत्यु दंड की सजा सुनाई थी। अब दोस्तों फ्रेंच इतने पावरफुल थे, साम्राज्य भी कर रहे थे, तो इनके हारने का मेन कारण क्या है? पहला कारण तो है डुप्ले की महत्वाकांक्षा। डुप्ले जो था बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गया था और इस एम्बिशियसनेस की वजह से उसने जो स्थानीय पॉलिटिक्स है, लोकल राजा होगी, उसमें भाग लेना शुरू कर दिया था। तो यार तुम जो है लोकल पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हो? तुम यहाँ पे आ रखे हो व्यापार करने, अपना व्यापार करो, ट्रेड करो, पैसा कमाओ और जाओ। तो लोकल पॉलिटिक्स में पढ़ के यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने का प्लान करा डुप्ले ने। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग थे उन्होंने विरोध किया और इसकी वजह से फ्रेंच कमजोर पड़े। जो ब्रिटिश नौसेना थी, जो नेवी थी, वो फ्रांसीसी से ज्यादा शक्तिशाली थी। इनकी हार का ये भी कारण था। दूसरा, जब इन्होंने यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स पे ध्यान देना शुरू किया, इंटरफेयर करना शुरू किया, तो इन्होंने व्यापार पे ध्यान दे दिया। तो जब अपने व्यापार के ऊपर ध्यान नहीं देंगे
तो इनकम कम होगी, और जब इनकम कम होगी तो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, और आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो इनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी। तो व्यापार पे ध्यान न देना। इसके अलावा जो इनकी कंपनी थी, तो कंपनी में करप्शन के भी बहुत चार्जेस थे, भ्रष्टाचार के बहुत चार्जेस थे। जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे वो लगातार भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते थे। इसके अलावा कोई योग्य सेनापति भी नहीं था। तो भारत में फ्रांसीसियों की हार के ये प्रमुख कारण थे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक बचता है नवीन रियासतों का उदय। जो नई रियासतें हैं उनका उदय, कि वो कौन कौन सी रियासतें बनी। जैसे हैदराबाद रियासत बनी, जैसे अवध रियासत बनी, जैसे जाट साम्राज्य बना, जैसे मराठा साम्राज्य बना, जैसे मैसूर रियासत बनी। तो ये जो छोटी छोटी रियासतें बनती हैं मुगलों के पतन के बाद, इन सभी रियासतों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए तो काफी हो गया। अब मुझे ये बताओ कि कल सुबह 8:30 बजे से लेके और 9:30 तक तो मैं करंट की क्लास करूंगा ही। रात को हिस्ट्री की क्लास कर लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी लग गई तो कल तो पढ़ ही लो। और रात को सेम 9 बजे से लेके 10 बजे तक। तो हिस्ट्री जहां तक आज हमने करी है यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अगर आप लोग एग्री हो, ना भी 1 घंटा हो तो आधा घंटा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रिप्लाई करके मुझे बता दो अगर सब एग्री हैं, तो तब हम फिर क्लास करेंगे। तो मैसेज कर दो या ऐसे ही बता दो। इफ एवरीवन कैन ज्वाइन, उसी कंडीशन में करेंगे। बोल ही नहीं रहा कोई। दो ही सही रहेगा। वोटिंग कर दो तो पता रहे मुझे, कहीं ऐसा ना कि भाई फिर पता लगा 4-5 आदमी है क्लास में। तो सब अग्री रहो, कल क्लास करते हैं। क्योंकि देखो 3-4 दिन की छुट्टी हो गई थी, 2 दिन गौरव सर की क्लास हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा सा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, कल हम लोग सुबह 8:30 से और 9:30 बजे तक करेंगे करंट अफेयर की क्लास। और रात को 9 बजे से लेके 9:30 या 9:45 तक अपनी प्रॉपर जीएस की क्लास करेंगे, जैसे करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं ठीक सुबह 8:30 बजे। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।